फीचर्स ऑफ इंटरसेप्ट प्रेजेंट मॉडल। जब आपका इंटरसेप्ट प्रेजेंट है यानी कि इसमें इसके फीचर्स क्या हैं? इफ द इंटरसेप्ट टर्म इज इंक्लूडेड इन द मॉडल बट इट टर्न्स आउट टू बी स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? जब आपकी पी वैल्यू मोर देन 0.05 हो तो इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। और अगर आपका इंटरसेप्ट टर्म उसकी वैल्यू स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हो तो आप कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो रिग्रेशन थ्रू द ओरिजिन मॉडल वाली है। अगर आपने इंटरसेप्ट प्रेजेंट मॉडल का रिग्रेशन रन किया, दोबारा बता देता हूँ, और उसमें इंटरसेप्ट यानी कि अल्फा उसकी पी वैल्यू जो है वो अगर 0.05 से ज़्यादा है यानी कि स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है तो आप ये कह सकते हैं कि ये मॉडल थ्रू ओरिजिन वाला है। इफ़ in fact there is an intercept in the model but we insist on fitting a regression through origin, we would be committing a specification error। सेकेंड फीचर देखिएगा, अगर एक मॉडल में हम लोगों ने इंटरसेप्ट होना था और वो नहीं लगाया तो उसकी वजह से हम लोग स्पेसिफिकेशन एरर जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको इन दोनों फीचर से क्या मिला? आपका रिजल्ट ये है कि अगर किसी मॉडल के अंदर अगर आप इंटरसेप्ट डाल देते हैं तो उसका अगर रिजल्ट पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 के हो तो क्या होगा? आपका मॉडल जो है वो थ्रू ओरिजिन वाला है। और इन केस किसी मॉडल के अंदर इंटरसेप्ट की ज़रूरत है और अगर आप वो नहीं डालते तो क्या होगा? उसमें स्पेसिफिकेशन एरर आ जाएगा। इन दोनों कंडीशन से ये मिलता है कि अगर आप इंटरसेप्ट का इजाफा कर देते हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं है, कम से कम आप स्पेसिफिकेशन एरर से बच जाएंगे। तो इसलिए फ़ायदा ये है इंटरसेप्ट डालने का कि अगर वो मॉडल में उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो आपका स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट आ जाएगा इंटरसेप्ट, और अगर आपने इसको ना डाला तो क्या होगा? वो आपका स्पेसिफिकेशन एरर आ सकता है। इसलिए आप इंटरसेप्ट डाल दें तो बेहतर है। स्केलिंग एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये हमारा सेकंड टॉपिक था कि स्केल से क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। वाई हमारे पास जीडीपी आई आ गया। जीडीपी आई क्या है ये हम लोगों ने यहाँ देख लिया। दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक मिलियंस के अंदर है और एक बिलियंस के अंदर है। जीपीडी आई बीएल ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बिलियंस के अंदर बीएल है और जीपीडी आई एम मिलियंस के अंदर। इसी तरह जीडीपी बिलियन में बी आता है और एम मिलियंस में। तो ये देखें आपके पास चार वेरिएबल्स आ गए हैं। वैसे दो वेरिएबल्स लेकिन उनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में दो चेंजेस हैं, एक बिलियंस में है और एक मिलियंस में। हमारी ये इक्वेशन है जिसके अंदर वाई जीपीडी आई है और एक्स हमारा जो है जीडीपी है। So, ये दो इक्वेशंस हैं। वेयर m1 एंड m2 आर कांस्टेंट कॉल्ड द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर यहाँ पे क्या है? मिलियंस और बिलियंस। आपने वैल्यूज को किस यूनिट में रखा हुआ है? आपने बिलियंस में रखा है और आपने बिलियंस में रखा है। तो वो इस चीज़ से घबराना नहीं है, ये वही चीज़ है जो हमने पीछे देखी है। ये y है, अब ये y इसके साथ अगर W1 लगा हुआ है तो मिलियंस और अगर W2 है तो बिलियन। स्केल फैक्टर्स आ गया। W1 में इक्वल्स W2 और B डिफरेंट। बोथ इक्वेशंस इट इज क्लियर दैट y स्टैटिक एंड x स्टैटिक आर रीस्केल्ड y एंड x। असल में y और x ही है, बस ये हमारा स्केल फैक्टर्स है बिलियंस और बिलियंस, इसलिए हम लोगों ने उसको नई चीज से रिप्रेजेंट कर दिया स्टार लगा के। Thus, if y and x are measured in billions of dollars and one wants to express them in millions of dollars, we will have y star। thousands आपका आ गया, millions thousands आ गया और यही चीज दोबारा आ गए। Here W1 and W2 equals 1000। ये जस्ट यूनिट ऑफ स्केल है। तो आपने यहाँ से ये चीज देखनी है ये वही चीज, बस आपने स्केल जो है यहाँ लगा दी है। ये स्केल है, मिलियंस कर लो, बिलियंस कर लो, थाउजेंड्स कर लो, जो भी है। बाकी इस पिछली जो इक्वेशन है उसको अगर हम देखेंगे तो हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टार लगा लिए हैं, बाकी सारी चीज वही है। स्टार का मतलब बता दिया आपको कि यूनिट है।
We want to find out the relationship between the following pairs. Scaling and units of measurement जब चेंज होते हैं तो हमने कौन कौन सी दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है। ये देखें, एक वैल्यूज है मिलियंस में, एक है बिलियंस में। हमने कौन कौन सी वैल्यूज को करना है, बीटा 1 और बीटा 1 स्टार। बीटा 2 करेंगे, दोनों के वेरिएंस को करेंगे, बीटा 1 और बीटा 2 के स्टैंडर्ड डेविएशन को करेंगे, और आर स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को करेंगे। ये वो 6 पैरामीटर्स हैं जिन पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये जो है वो डिफरेंट हैं, यूनिट ऑफ स्केल अगर फर्क आ जाए। ये जस्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है दो मॉडल्स को, वही चीज़ है लीस्ट स्क्वायर थ्योरी के मुताबिक। बीटा 1 एस्टिमेटेड वही जो हम लोगों ने पहले हमने चैप्टर 3 में पढ़ लिए थे, और स्टैटिक मतलब कि दूसरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में वही चीज़। From these results, it is easy to establish a relationship between the two steps of parameters estimated. All that one has to do is recall these definitional relationship. Y star equals W1 Y. अब W1 क्या है? स्केल फैक्टर है। पोज आपने थाउजेंड्स में लिया है, बिलियंस में लिया है या मिलियंस में लिया है, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम ये भी लिख सकते हैं, Y स्टार जो ये है पॉपुलेशन का और ये है सैंपल का। इस तरीके से पॉपुलेशन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का W2 से हमने डिनोट कर दिया, और यहाँ पे सैंपल का बिल्कुल इसी तरीके से एरर टर्म के साथ जो स्केल आएगा वो आएगा y वाला, यानी कि डिपेंडेंट जो स्केल है हम एरर टर्म के साथ आएगा। मीन ऑफ स्टेरिक इक्वल्स क्या आता है, आपने कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया W1 और Y मीन के साथ। बिल्कुल ये प्रॉपर्टी है किसकी, एवरेज की। एवरेज की प्रॉपर्टी क्या है, मैं सपोज करता हूँ Y एक वेरिएबल है जिसके अंदर Y1, Y2, Y3, Y4 ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने जब एवरेज निकाला, मैं सपोज करता हूँ वो एवरेज है 5। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप Y की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y1, 2y2, 2y3, 2y4। जब आप इस वैल्यू का एवरेज लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 10 के। अगर आप y के एवरेज को सपोज करते हैं कि 5 है और हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से करते हैं, तो उसी से मल्टीप्लाई जब आप पहली वाली मीन की वैल्यू को करेंगे तो आपके पास नए ऑब्जर्वेशंस का मीन आ जाएगा। तो जो 2 फैक्टर है वो वैसे ही हम जब मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज की वैल्यू के साथ तो वो ओवरऑल न्यू ऑब्जर्वेशंस का आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है मीन्स। इसी तरीके से हम लोगों ने एक्स भी ले लिया। अब ये चीज अगर मैं आपको प्रूव करना बताता हूँ, उसके बाद ये है हम ये क्यों कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो बताएं कि हम स्टार का क्यों कर रहे हैं। स्टार जो है वो शो कर रहा है स्केल को। अब आगे इसके एप्लीकेशन हम आपको बताएंगे कि क्या यूनिट के चेंज होने से कोई इनकी वैल्यूज पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। मैं इसको सपोज करता हूं कि बीटा 2 हैट स्टार जो के बराबर है बीटा 2 हैट के और W1 ओवर W2। यहाँ पे W1 किसका स्केलिंग फैक्टर है, Y का, और ये इसका है X का। अब हम ये प्रूव करते हैं। आपको पता है बीटा 2 स्टार किसके बराबर है, X Y X स्क्वायर स्टार। हम वैल्यू पुट करते हैं। X स्टार की वैल्यू क्या है, W2X, और Y की क्या है, W1Y ओवर X स्टार स्क्वायर। X स्टार की वैल्यू क्या है, W2X, W1 W2 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, XY W2 स्क्वायर। ये जो है ये किसके इक्वल्स है, बीटा 2 के एस्टिमेटेड के लिए हम हैट लगा रहे हैं। और ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर इस से कट गया, हमारे पास क्या आ गया, W1 ओवर W2। तो ये क्या है, ये। इसी तरीके से हम लोग बाकी की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अपनी एग्जांपल पे आते हैं। हमारे पास जीडीपी का भी डाटा था और जीपीडीआई का भी डाटा था, लेकिन हमारे पास ये दोनों डाटा बिलियंस में भी थे और मिलियंस में भी थे। अब हम इसकी इक्वेशन को देखते हैं, इसकी रिग्रेशन के रिजल्ट्स को। बोथ जीपीडीआई एंड जीडीपी इन बिलियंस फॉर्म में अगर हम उसकी जब रिग्रेशन को रन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, और जब हम लोगों ने मिलियन पे किया तो ये इक्वेशन आई। ये मिलियंस की आ गई और ये हमारे पास बिलियंस की आ गई, जिसमें आर स्क्वायर भी आ गया, स्टैंडर्ड एरर भी आ गया, ये आपका इंटरसेप्ट आ गया और आपका ये आ गया कोएफिशिएंट, बिल्कुल सेम इसी तरह। नोटिस दैट द इंटरसेप्ट एज वेल एज इट्स स्टैंडर्ड एरर
is 1000 times the corresponding values in the regression 6.2.21। ये देखें, इसके अंदर सबसे पहले हम इंटरसेप्ट की बात करते हैं। बिलियंस के साथ क्या आया है 0.090। अगर हम यही वैल्यू अगर हम मिलियंस की फिगर के साथ देते हैं तो क्या आता है -29926,090। यानी कि इन दोनों में कितने का फर्क है 1000 टाइम्स का। और एक और बात बता दूं, मिलियंस मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स 1 बिलियन। तो जो पैरामीटर का डिफरेंस दोनों की वैल्यूज में था उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो इन दोनों के कोफिशिएंट के ऊपर आया, ठीक है। बट द स्लोप कोफिशिएंट एज वेल एज इट्स स्टैंडर्ड एरर इज अनचेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द थ्योरी। देखिए, इंटरसेप्ट में कोई चेंज नहीं, स्टैंडर्ड एरर में कोई चेंज नहीं। जो अब ये देखें कि हमारे पास स्टैंडर्ड एरर में और कोएफिशिएंट में, या इसको स्लोप भी कह सकते हैं, स्लोप में और स्टैंडर्ड एरर में कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। जो इंटरसेप्ट का डिफरेंस था वो इन दोनों की वैल्यूज में जो स्केल में जो फर्क आता है वो था। अब इन दोनों की स्केल में वैल्यू मैंने अब बताया कि 1000 का फर्क है। यही फर्क जो है वो इनके इंटरसेप्ट में रिफ्लेक्ट किया। अब हम आगे देखते हैं कि अगर 1 बिलियन में है और दूसरा मिलियन में तो क्या फर्क आता है। GPDI जो कि हमारा इस केस के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल वो बिलियन में है, और GDP जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मिलियंस के अंदर। इनकी इक्वेशन अगर रन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आता है। एज एक्सपेक्टेड द स्लोप कोएफिशिएंट एज वेल एज इट्स स्टैंडर्ड एरर इज 1/1000 इट्स वैल्यू इन इक्वेशन 6.2। अगर हम इसको बेस बना के चलते हैं तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो क्या है कि जो स्लोप कोएफिशिएंट है, स्लोप कोएफिशिएंट क्या जो बीटा 1 कहलाता है, बीटा 1 यानी कि स्लोप भी कह सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये था 0.2535 यहाँ पर, और जो कि अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1000 करके इसमें 3 सिफर का इजाफा हो गया, 1000 कम करके, ठीक है। सिंस ओनली द एक्स और GDP स्केल इज अनचेंज्ड। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपने देखा कि स्टैंडर्ड एरर भी वही है और आपका कोएफिशिएंट भी वही है। आपका जो स्लोप है वो 1000 टाइम्स कम हुआ, डिवाइड हुआ। उसकी क्या वजह है कि आप यहाँ पर GDP ले रहे हैं मिलियंस के अंदर, वहां पर क्या था GDP रेट आपका बिलियंस के अंदर था, इसलिए यहाँ पर रिवर्स हुआ क्योंकि आपने एक को मिलियंस में लिया दूसरे को बिलियंस में लिया, इसलिए आपका जो कोएफिशिएंट है स्लोप का वो उतने टाइम्स कम हो गया। अब एक और मिसाल, GDP इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स और GDP यहाँ पर देखें GPDI इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड GDP इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब यानी कि आपने रिवर्स कर दिया। इसका इफेक्ट क्या आया, आपका जो कोएफिशिएंट है वो रहा सेम, मगर आपका जो GDP का जो कोएफिशिएंट है, जो यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो उतने टाइम्स ज्यादा हो गया। जब आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोटे यूनिट में चेंज किया एज कंपेयर टू डिपेंडेंट वेरिएबल के, तो आपका 1000 टाइम्स कम हो गया। जब आपने इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ज्यादा यूनिट्स में रखा, जबकि इसके ऑपोजिट अगर डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने छोटे स्केल में रखा तो क्या हुआ, उतना ही टाइम आपका स्लोप ज्यादा हो गया, जबकि आपका स्टैंडर्ड एरर और इंटरसेप्ट दोनों सेम रहे, इस पे कोई चेंज नहीं आया। एक और चीज पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यू भी इन सब केसेस के अंदर सेम है, और आर स्क्वायर क्या है, गुडनेस टू फिट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अ वर्ड फ्रॉम इंटरप्रिटेशन, सिंस द स्लोप coefficient B2 is simply the rate of change, it is measured in the units of the ratio। देखें, हमने पिछले जो स्लाइड थी उसके अंदर हमने बात की, जब कंपैरिजन कर रहे थे दोनों के यूनिट्स एक दूसरे से ऑपोजिट थे, एक मिलियंस में था और एक बिलियंस में था, तो हमने बात की थी कि किस तरह रिफ्लेक्ट करता है उसका स्लोप के ऊपर जो मेजर, अगर आप सेम रेट के साथ करते हैं उसका और दोनों में अगर स्केल को चेंज करके करते हैं उनमें से जो डिफरेंस था वो मैंने हम लोगों ने पीछे कंपैरेटिवली स्टडी किया है कि किस केस के अंदर 1000 टाइम्स हो जाता है या किस केस के अंदर 1000 डिवाइड के साथ हो जाता है। यूनिट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और यूनिट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्लोप कोएफिशिएंट इज दैट इफ GDP चेंजेस बाय अ यूनिट व्हिच इज $1 billion, GPDI on the average changes by 0.2535
बिलियन डॉलर्स। ये हमने दोनों वैल्यूज कहां से उठाई हैं? पहले केस के अंदर जिसमें दोनों ही बिलियंस के अंदर थे, इन रिग्रेशन 6.2.23। ये हमारा फर्स्ट केस था जिसके अंदर दोनों ही बिलियंस में थे। ये केस हमारा थर्ड था, और थर्ड में क्या था? थर्ड में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बिलियन में था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्मॉल स्केल में था, मिलियंस में था। इस केस में हमने देखा था कि स्लोप में 1000 से डिवाइड हुआ था आपका जो मेजर स्लोप का कोफिशिएंट जो था। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? पहले की तो सिंपल थी, दोनों बिलियंस की थी। क्वेश्चन थर्ड केस के अंदर अ यूनिट चेंज इन जीडीपी हमारा किस में था? मिलियंस में। विच इज $1 मिलियन लीड्स ऑन एवरेज टू इतने बिलियन डॉलर्स चेंज। जीपीडीआई हमारा किस में था? बिलियन में था। तो मिलियन, 1 मिलियन का जो डिफरेंस है इतने बिलियंस जीपीडीआई में होगा। इस केस के अंदर इतने बिलियन चेंज से इतना बिलियन जो है वो जीपीडीआई का फर्क पड़ेगा। दोनों की इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस है जबकि रिजल्ट सेम है। जस्ट आपको अगर एग्जाम्स में कभी यूनिट ऑफ स्केल का डिफरेंस आ जाए तो आपने ये देखना है कि जो यूनिट ऑफ स्केल जिस वेरिएबल के साथ यूज हुआ है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो इंटरप्रिटेशन है उस यूनिट के साथ ही करनी है। थर्ड केस के अंदर क्या है? जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो था मिलियंस में, इसलिए आपने जब इंटरप्रिटेशन की इसके साथ आपने मिलियंस लगाया। डिपेंडेंट वेरिएबल बिलियंस के अंदर था, इसलिए आपने जब इसकी रिफ्लेक्शन के साथ जब इंटरप्रिटेशन करनी है तो वो बिलियंस के यूनिट के साथ करनी है। जो यूनिट जिस वेरिएबल के साथ लगा होगा आपने उसी यूनिट का इस्तेमाल करना जब आपने इंटरप्रिटेशन करनी है।